नमस्कार, आदाब। मैं हूं मुमताज़ खान और मैं आपको सुनाने जा रही हूं लेखक शैलेश मटियानी की कहानी, जिन्हें भारत के अभागे गोरकी भी कहा जाता है। होंठ हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है, सत्य को इस तरह सपनों में कहा जाता है। शैलेश मटियानी ने ये कविता जब लिखी तो उन्हें नहीं पता था कि ये उनके जीवन की गाथा है, उस जीवन की जो कि हमेशा दुख सहकर फौलाद सा मजबूत हुआ। मगर कहते हैं ना कि लोहा को भी अगर जरूरत से ज्यादा ठोका जाए तो आकार बदल देता है। कुछ ऐसा ही मटियानी के साथ भी हुआ। अल्मोड़ा के पहाड़ी इलाके में जन्मे मटियानी की जिंदगी में पहाड़ की हरियाली नहीं थी, बल्कि रात का सन्नाटा था। उन्होंने केवल 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और 13 साल की उम्र में मटियानी ने अपनी पहली कविता लिखी थी और 15 साल की छोटी उम्र में वे अपनी पहली किताब के मालिक बन गए। उनका असली नाम रमेश कुमार मटियानी था। बाद में वे शैलेश मटियानी हो गए। हिंदी साहित्य के इस बड़े लेखक ने दबे कुचले और समाज के पिछड़े लोगों के लिए लिखा। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्होंने बेहतरीन कहानियां, उपन्यास लिखे। पैसों की कमी के कारण घरेलू नौकर तक बने। इसी माहौल में जुआरी का बेटा और बूचड़ का भतीजा जैसी रचनाएं दी और उनमें लोगों को गोरकी दिखाई देने लगे। वह मुंबई गए तो समाज के हाशिए और फुटपाथों पर पड़ी जिंदगी को जिया। चाट हाउस और ढाबों पर झूठे बर्तन उठाए, ग्राहकों को चाय का ग्लास पहुंचाया, रेलवे स्टेशनों पर कूलीगिरी की, पर लिखना नहीं छोड़ा। मुंबई में सर छुपाने की जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ पर रातें गुजारी। कई बार भोजन और सर छुपाने के चक्कर में जानबूझकर हवालात भी गए। कई बार पुलिस की गश्त के वक्त टहलने लगते और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती। वहां भूख मिटती और सिर को छत मिल जाती और साथ ही जेल में काम करने के बदले भत्ता भी मिलता। पैसा और रोटी के लिए अपने संघर्ष के दिनों में उन्होंने अपना खून भी बेचा। खून बेचकर जो पैसा मिलते उसमें दलालों को भी देना पड़ता, जो गरीब और अफीमचियों का भी खून बेचते थे। यहीं मुंबई के अपराध जगत से भी उनका परिचय हुआ। इसी अनुभव से उन्होंने बोरीवली से बोरीबंदर तक उपन्यास लिखा और कई कहानियां भी लिखी। उन्हें प्रेमचंद के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन कहानीकार कहा जाता है। जैसा कि गोरकी ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा निर्दयी दुश्मन हमारा अतीत होता है, ठीक उसी तरह मटियानी भी अपना अतीत कभी भुला नहीं सके। वह अपनी किसी भी रचना को छापने की अनुमति देने से पूर्व पूछते थे, पैसे कितने मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। निर्मल वर्मा के बाद पैसों के लिए पूछने वाले मटियानी दूसरे लेखक थे। गोरकी कहते हैं, जब काम में आनंद आता है तो जीवन खुशनुमा हो जाता है, पर वही काम नौकरी बन जाए तो गुलामी लगने लग जाती है। मटियानी ने लेखन को अपना ही आजीविका का साधन बनाया। लेकिन यहाँ भी गोरकी की बात सच हुई। गोरकी ने कहा था, लेखक हवा में महल खड़े करता है, पाठक उस महल में रहते हैं, मगर उस महल का किराया प्रकाशक वसूलता है। गांव की वीरानियों से लेकर इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर व दिल्ली के संघर्षों के साथ मुंबई के फुटपाथ और जूठन पर गुजरी जिंदगी के बावजूद उनका रचना संसार आगे बढ़ता गया। चील माता और दो दुखों का एक सुख व अन्य महत्वपूर्ण कहानियां, जिनके कारण उनकी तुलना मैक्सिम गोरकी और दोस्तोवस्की से की जाती रही। उनके 30 कहानी संग्रह, 30 उपन्यास, 13 वैचारिक संबंध की किताबें, 2 संस्मरण और 3 लोक कथाओं की किताबें उसका उदाहरण हैं। इसी जीवन संघर्ष के बीच 1958 में नीला मटियानी ने उनसे विवाह किया। परिवार और पारिवारिक जीवन के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी। पत्नी प्रेम को अपनी कहानी में केंद्र बिंदु बनाते हुए उन्होंने अर्धांगिनी कहानी लिखी, पर 1952 उनके जीवन में एक तूफान लाया। उनके सबसे करीबी छोटे बेटे की कुछ भूमाफियाओं द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। उन्हें बार बार दौरे पड़ने लगे। सिर दर्द की एक रहस्यमय बीमारी ने 24 अप्रैल 2001 को उनके शरीर से उनकी रूह को जुदा कर दिया। मटियानी की मौत के बाद उनके परिवार के संघर्ष की कहानी भी काफी बड़ी है। आज मटियानी नहीं है, पर अपनी लेखनी से वह हमेशा जिंदा रहेंगे। नमन भारत के गोरकी को।